हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड के बारे में जानेंगे। जैसे कि शिक्षण विधि की परिभाषा, शिक्षण विधि का अर्थ, शिक्षण विधि के प्रकार, शिक्षण विधि के विशेषताएं, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी बिंदुओं पर आज के हमारे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मेरा छूट ना पाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधि का अर्थ। शिक्षण विधि का अभिप्राय शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। अतः शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक समूह है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञानार्जन करते हैं। शिक्षण विधि एक प्रक्रिया होने के कारण इसके कई स्टेप होते हैं। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, जिससे वह आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर सके। ये दोस्तों, ये शिक्षण विधि का अर्थ था। अब देखते हैं शिक्षण विधि की परिभाषा। तो इसमें पहला परिभाषा है बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार, यदि शिक्षण में उच्चतम कौशल विकसित करना है तो शिक्षकों को शिक्षण विधियों के विभिन्न पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। यह वह दर्शन है जो अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है। दूसरा, वेस्ले के अनुसार, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा परिभाषा बिनिंग के अनुसार, शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। चौथा, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, शिक्षण एक ऐसा साधन है जो समाज से चयन किए गए वातावरण में बालकों को ऐसा प्रशिक्षण देता है जिससे वे अपने आप को जल्दी से जल्दी उस दुनिया के अनुकूल बना लेते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षण विधि का अर्थ है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद शिक्षण विधि की परिभाषा दिया है। पांचवा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, शिक्षण विधि वह चाहे अच्छी हो या बुरी, शिक्षक तथा छात्रों में अवयव की घनिष्ठता स्थापित करती है। यह घनिष्ठता उनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से स्थापित होती है। शिक्षण विधि छात्रों के मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, अर्थात उनके कार्य तथा निर्णय, उनके बौद्धिक तथा संवेदनात्मक विकास, उनकी अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को भी प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार था।
अब बात करते हैं उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषताएं। तो इसमें पहला विशेषताएं हैं शिक्षण की वही सबसे उत्तम विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। दूसरा, शिक्षण विधि का चयन यह देखकर किया जाए कि वह सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो। तीसरा, शिक्षण की सबसे उत्तम पद्धति कलात्मक होती है। शिक्षक को यह वांछित एवं अवांछित दोनों का ही ज्ञान प्रदान करती है। चौथा पॉइंट है, शिक्षण की उत्तम विधि विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाती है एवं उनमें अच्छी आदतों का विकास भी करती है। पांचवा, शिक्षण विधि ऐसी हो जो विद्यार्थियों की विषय वस्तु के प्रति रुचि प्रदान करती हो। छठा है, शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को स्व अध्याय हेतु प्रेरित कर सके। सातवां पॉइंट है, उत्तम शिक्षण विधि विद्यार्थियों की तर्क, निर्णय एवं विश्लेषण शक्ति का विकास करती है तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ण मान्यता प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषताएं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों के मूलभूत सिद्धांत की। इसमें पहला है करके सीखने का सिद्धांत। इसमें मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो छात्र स्वयं करके सीखते हैं वह ज्ञान स्थायी समय तक रहता है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि शिक्षण करते समय यह छात्र को ज्ञात होना चाहिए कि आज का अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तीसरा है व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान। इस सिद्धांत से यह तात्पर्य है कि किसी विषय को पढ़ाने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में आने वाली परिस्थितियों से संबंधित। अब बात करते हैं दोस्तों रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि आवश्यक है, अतः शिक्षक को अपने विषय को रोचक बनाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला है मनोरंजन का सिद्धांत। विद्यार्थियों से इस प्रकार के रचनात्मक कार्य कराएं जिससे उनका मनोरंजन भी हो जाए। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षण के समय नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु को निश्चित ढंग से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विद्यार्थियों को यदि पाठ की पुनरावृत्ति का अवसर दिया जाए तो वह उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम चयन करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमें यह जानकारी मिलती है कि शिक्षक को पाठ्यक्रम का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि पाठ्यक्रम से अनुप्रयुक्त तत्वों को छोड़कर उपयोगी तत्वों का चयन हो सके। अगला है विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में पाठ्यक्रम को विभिन्न पाठों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार के विभाजन से शिक्षण में सुविधा और सरलता रहती है। प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण विधियों के मूलभूत ये सिद्धांत है।
एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक एक हेडिंग में बता रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं उसको भी हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक या कारक के विषय में। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसका प्रथम ध्रुव उद्देश्य निर्धारण, द्वितीय अधिगम अनुभव और तृतीय मूल्यांकन है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से संबंधित होते हैं, क्योंकि अधिगम अनुभव केवल पाठ्यवस्तु व शिक्षण विधि के माध्यम से ही अर्जित किए जा सकते हैं। जैसे इसमें देखिए उद्देश्य निर्धारण ये प्रथम ध्रुव है और द्वितीय ध्रुव अधिगम अनुभव, यही द्वितीय ध्रुव से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों संबंधित है, क्योंकि जितने अच्छे से शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुभव होगा उतने ही अच्छा से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें पहला घटक है शिक्षण उद्देश्य से संबंधित कारक। शिक्षक उद्देश्यों की उपयोगिता, सामायिकता, योग्यता, औचित्य एवं व्यवहारिकता विधि के चयन को प्रभावित करती है। शिक्षक उद्देश्य से संबंधित कारक है ये। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक। समस्त शिक्षण विधि में सबसे सक्रिय भूमिका शिक्षक की होती है। वो कोई सा भी विधि हो शिक्षण की, लेकिन सबसे सक्रिय भूमिका शिक्षक की होती है। उसके अपने व्यक्तित्व के अतिरिक्त उसकी संप्रेषण क्षमता एवं उसके पास उपलब्ध समय किसी भी शिक्षण विधि के चयन को प्रभावित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी से संबंधित कारक। विद्यार्थी किसी भी शिक्षण विधि का केंद्र बिंदु होता है। इस कारण किसी भी विधि का चयन करते समय विद्यार्थी की वर्तमान शैक्षिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, यह विद्यार्थी से संबंधित कारक है। चौथा कारक है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु वह साधन है जिसका संप्रेषण शिक्षक का आधार होता है। पाठ्य वस्तु की विशिष्ट प्रकृति शिक्षण विधि के चयन को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। यह सत्य है कि सदैव मात्र एक ही विधि से अध्ययन करना संभव नहीं है, फिर भी शिक्षक को अध्यापन के लिए कुछ प्रमुख रूप से प्रचलित विधियों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यदि दिक्कत है तो बताइए, फिर से समझाएं। नहीं दिक्कत है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब शिक्षण विधि की आवश्यकता एवं महत्व, ये नेक्स्ट टॉपिक है। शिक्षण विधि की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण विधियों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए बिनिंग का कथन है कि एक सैनिक को जिस प्रकार अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसे उन अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करने की शिक्षण विधियों से अवगत होना भी आवश्यक है, तभी वह युद्ध में कुछ कर पाएगा। इसी प्रकार शिक्षक को विषय वस्तु एवं पद्धति दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसे विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ छात्रों की समस्याओं को जानना भी आवश्यक है तथा अध्ययन प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है, ये शिक्षण विधि की आवश्यकता है।
उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण सिद्धांत का निर्माण हम किस प्रकार करें। यह भी समझना आवश्यक है कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता है या नहीं, अर्थात शिक्षण सिद्धांत के बिना शिक्षण संभव ही नहीं है। अतः शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है, निम्न है। पहला, शिक्षण की प्रकृति का निर्माण करने के लिए आवश्यक। दूसरा, शिक्षण एवं अधिगम संबंधों को स्थापित करने के लिए आवश्यक। तीसरा, शिक्षण की नवीन तकनीकों की जानकारी के लिए आवश्यक। चौथा, शिक्षण अनुदेशकों के निर्माण में सहायक। पांचवा, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने में सहायक। छठवां, सुनियोजित एवं सुसंगठित एवं अच्छे ढंग से पाठ योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक। सातवां, शिक्षण के विभिन्न चरों की भूमिका एवं अनेक संबंधों का पता लगाने के लिए आवश्यक। आठवां, शिक्षण विधियों के द्वारा ही बालक के पूर्व व्यवहार से लेकर मूल्यांकन तक का नियोजन किया जा सकता है। नौवां, शिक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक। 10वां, शिक्षण विधि कक्षा कक्ष में प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक। शिक्षण विधि की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि एक शिक्षक के लिए जितना आवश्यक विषय वस्तु का ज्ञान है, उतना ही आवश्यक शिक्षण कला या विधि से अवगत होना भी है। ये है शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधि या शिक्षण विधि के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।